यूं तो हर किसी की पसंद अलग अलग होती है, लेकिन समस्या वहाँ पैदा होती है जब किसी एक की पसंद दूसरे के लिए नापसंद बन जाए। तो कुछ ऐसी ही कहानी हमारी कविता की है। तो कविता की शादी एक भरे पूरे परिवार में हुई थी और हमारी कविता के ससुराल में पहले से एक जिठानी और सासू माँ थी, और अब कविता भी इस महिला गुट की एक नई सदस्य थी। अरे अरे, घबराइए मत, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं थी, क्योंकि सास शकुंतला और जेठानी नीतू बहुत ही खुले विचारों की और हंसमुख स्वभाव की थी। अब कविता की सास और जेठानी के अंदर तो इतनी अच्छी केमिस्ट्री थी कि दोनों के अंदर तो कभी टेंशन दिखाई ही नहीं देती थी। फिर एक दिन, अरे कविता, तुम्हें ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा क्या? तब से देख रही हूँ किचन में ही खड़ी हो। हाँ भाभी, लेट तो हो रहा है, लेकिन पता नहीं मेरी टिफ़िन कहाँ है। काफ़ी देर से ढूंढ रही हूँ ताकि अपना लंच पैक करके जल्दी से निकल जाऊँ। लो, इतनी सी बात। अरे तुम्हारी टिफ़िन डॉली आज स्कूल ले गई है, तुम किसी और टिफ़िन में लेके चली जाओ। घर में टिफ़िन की कमी थोड़ी है। नहीं नहीं भाभी, रहने दीजिए, मुझे लेट हो रहा है, मैं बाहर ही कुछ खा लूँगी। फिर शाम को, डॉली, तुम्हें चाची का टिफ़िन पसंद है ना? तुम ऐसा करो, उसे तुम ही रख लो, मैं अपने लिए दूसरा टिफ़िन ले आई हूँ। अरे कविता, इसकी क्या ज़रूरत थी? इसके पास तो आधा दर्जन टिफ़िन पहले से ही है। क्या हुआ भाभी, एक और सही। फिर ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। फिर एक दिन कविता सबको अपनी माँ बनने की खुशी सुना देती है। अब शाम को ऑफिस से आने के बाद कविता ज़्यादातर अपने कमरे में आराम करने में निकालती थी, और सुबह भी वो तैयार होके बस ऑफिस निकल जाती थी। लेकिन जेठानी नीतू की समझदारी के कारण घर में इन छोटी छोटी बातों को लेके कभी क्लेश नहीं होता था, और सास शकुंतला और जेठानी नीतू में इतनी अच्छी केमिस्ट्री थी कि घर का काम ऐसे हो जाता था कि कुछ पता ही नहीं चलता था। फिर एक दिन जब कविता ऑफिस से लौटती है तो सास शकुंतला और जेठानी नीतू मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगते हैं। क्या बात है भाभी, आज आप बहुत मुस्कुरा रही हो। अरे तुझे तो मैं अपनी लिपस्टिक दिखा रही हूँ। देख, आज तेरी वाली लिपस्टिक ट्राई की है मैंने, और माँ जी को भी लगाई है। बताना कैसी लग रही है। अब जेठानी की बातें सुनकर कविता का चेहरा उतर जाता है, बहुत अच्छी लग रही है। और इतना कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है। माँ जी, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारा लिपस्टिक लगाना कविता को पसंद नहीं आया? अरे प्रेगनेंसी में थकान ज़्यादा लगती है ना, इसीलिए चेहरा उतरा होगा उसका। अरे लिपस्टिक लगाने से क्या उसकी लिपस्टिक घिस गई जो चेहरा उतर जाएगा? अब नीतू जैसा सोच रही थी बात बिल्कुल वैसी ही थी। अब छोटी बहू कविता को अपना सामान किसी को देना या किसी से शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए जब उसने देखा कि उसकी जिठानी और सासू माँ ने उसकी लिपस्टिक लगा ली है तो उसने गुस्से में लिपस्टिक उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया। मम्मा, कंघी नहीं मिल रही है, रोज का काम हो गया है। ये गोलू पता नहीं कंघियाँ उठाकर कहाँ फेंक देता है। आप उसे डांटती क्यों नहीं? अरे स्कूल के लिए लेट हो रहा है डॉली, तुम ऐसा करो, चाची के कमरे में जाकर उनकी कंघी यूज कर लो और फिर वहीं रख देना। डॉली चाची के कमरे में जाकर उनकी कंघी उठाकर कंघी करने लगती है और वापस कंघी को उसी जगह पे रखकर चली जाती है। छी, कितने गंदे लोग हैं। पता नहीं कब इन लोगों में सुधार आएगा। मेरी कंघी कंघी करके गंदी कर दी, अब मैं इसे वापस नहीं यूज करूँगी। फिर इसके बाद कविता कंघी उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है। जब डस्टबिन में कंघी फेंक रही थी तो कविता की सास शकुंतला उसे ऐसा करते हुए देख लेती हैं। तभी मैं कहूँ, पहले कविता एक ही लिपस्टिक लगाकर पूरे घर में घूमती थी, और जैसे ही हम दोनों ने लिपस्टिक लगाई वो लिपस्टिक दिखना ही बंद हो गई। तभी मैं कहूँ, लगता है इसने लिपस्टिक भी उठाकर कूड़े में फेंक दी होगी। अब सास को छोटी बहू कविता का ये रवैया बहुत खराब लगता है, लेकिन दोनों बहुओं में प्यार बना रहे इसलिए वो सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा करती है। मम्मा, चाची का रूम खाली पड़ा है, मैं वहाँ पे पढ़ने जा रही हूँ। यहाँ पे गोलू मुझे पढ़ने ही नहीं दे रहा।
चाची के रूम में नहीं बेटा, जा मेरे कमरे में पढ़ ले। दादी आपके रूम में एसी नहीं है, मुझे गर्मी लग रही है, मैं चाची के रूम में पढ़ रही हूँ ना। दादी के लाख समझाने पर भी डॉली अपनी बुक लेकर चाची के कमरे में जाती है और वहाँ बेड पर बैठकर पढ़ने लगती है। कुछ देर बाद जब कविता ऑफिस से लौट कर आती है तो अपने कमरे में जाती है और डॉली को अपने बिस्तर पर बैठकर पढ़ता हुआ देख लेती है। चाची आप आ गई, ठीक है आप रेस्ट कर लीजिए, मैं दादी के कमरे में पढ़ लूँगी। अब चाची को देखकर डॉली कमरे से बाहर चली जाती है, लेकिन कविता को चिढ़ाने के लिए इतना बहुत था कि उसके न रहने पर उसके कमरे का सभी यूज करते हैं। अब कविता गुस्से में बैग पटकती है और बिस्तर पर बिछी हुई चादर को उठाकर नीचे फेंक देती है। ओह गॉड, कैसे लोग हैं ये, इन्हें जरा सी बात समझ में नहीं आती कि मुझे किसी के साथ शेयरिंग पसंद नहीं है। तंग आ गई हूँ मैं इन सब से। पता नहीं, मुझे तो भाभी का कुछ समझ में नहीं आता। वो ऐसी ही हैं कि मीठा मीठा बोलकर अच्छा बनने का दिखावा करती हैं। आज वही ज्वेलरी माँ जी पहनेंगी, फिर 10 दिन बाद वही ज्वेलरी भाभी पहने हुए दिखाई देंगी। इन लोगों में कोई पर्सनालिटी है ही नहीं, सब शेयरिंग है और अपने जैसा ये लोग मुझे भी बनाना चाहती हैं। कविता बिल्कुल अलग विचारों वाली लड़की थी। अब सास शकुंतला तो ये बात समझ चुकी थी, लेकिन जेठानी नीतू अभी तक इस सच से वाकिफ नहीं थी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा और कविता की प्रेगनेंसी के 9 महीने पूरे हो गए और फिर वह एक बच्चे की माँ बन गई। ऑफिस से मैटरनिटी लीव मिलते ही वह अपना बच्चा लेकर मायके चली गई थी। अब पूरे 6 महीने बाद कविता ससुराल वापस आती है और आते ही फिर से अपने नखरे शुरू कर देती है। मम्मी जी, मैंने बेबी के सारे प्रोडक्ट अलग से मंगा दिए हैं। नहाने का साबुन, तेल, शैम्पू, तौलिया, बाथ टब सब मेरे कमरे में है। आप बेबी के लिए उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना। अब सास को इतनी सारी नसीहतें देने के बाद कविता फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। फिर एक दिन, अरे माँ जी, ये क्या कर रही हैं? आप ऐसे कैसे किसी भी रुमाल से बच्चे का मुंह साफ कर सकती हैं? मैंने बेबी का हैंकी आपको दिया तो था, पता नहीं किसका यूज किया हुआ ये हैंकी है। छी! कविता, परिवार के अलावा और कौन यूज करेगा हैंकी? ये ले, पकड़ अपना बच्चा और जिस रुमाल से मर्जी करे उस रुमाल से पोंछ। अब कविता अपनी 6 महीने के बच्चे को सास और जिठानी के पास छोड़कर निश्चिंत होकर ऑफिस निकल जाती थी। अब दिन भर ऑफिस में रहने के बाद शाम को जब कविता घर आती तो किसी न किसी बात को लेकर मुंह बनाना शुरू कर देती। इसीलिए आज फिर से कविता के चिक शुरू होते ही शकुंतला ने उसका बच्चा उसे सौंप दिया और अपने कामों में व्यस्त हो गई। फिर कुछ देर बाद, माँ जी, मुझे अपनी सहेली के यहाँ पार्टी में जाना है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। तो चली जाना, इसमें समझ क्या नहीं आ रहा। मम्मी जी, मैंने अपनी सारी साड़ियाँ कई बार पहन ली हैं, अब फिर से वही साड़ियाँ पहनने का मन नहीं कर रहा। मेरी सारी सहेलियाँ ना मेरा मजाक बनाती हैं। अरे तो मेरी पहन ले। मम्मी जी, आपकी भी साड़ियाँ मैं सारी पहन चुकी हूँ। आइडिया, एक काम करती हूँ, कविता की पहन लेती हूँ। वैसे भी वो तो कभी साड़ियाँ पहनती नहीं, यूं ही अलमारी में पड़ी पड़ी सड़ रही हैं सभी साड़ियाँ। अब नीतू जल्दबाजी में कविता की खूबसूरत सी साड़ी निकालकर पहन लेती है। फिर कविता के ऑफिस से आते ही, ये लो कविता, तुम्हारी साड़ी। वो मुझे अचानक से किट्टी पार्टी के लिए फ़ोन आया ना, तो मैंने तुम्हारी साड़ी निकाल कर पहन ली थी। थैंक यू सो मच। तुम्हारी साड़ी पहन कर गई थी ना, सहेलियों ने जो तारीफ की है मेरी। तुम्हारी साड़ी सच में बहुत सुंदर है कविता। अब कविता जिठानी नीतू की किसी भी बातों का जवाब नहीं देती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। फिर अगले दिन, इमली देख, ये कैसी लग रही है तुझे मेरी साड़ी? अब ये सब सास देख रही थी। अरे बहू, 2 ही दिन पहनी है तूने ये साड़ी और तू ये इमली को क्यों दे रही है? माँ जी, आप लोग एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। दीदी ने मेरी ये साड़ी पहनी थी
और मुझे किसी से अपना सामान शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसे देखो सबको मेरा ही सामान अच्छा लगता है। अरे कुछ प्राइवेसी नाम की चीज भी है कि नहीं? जब देखो बेटे का मुंह किसी भी कपड़े से पोंछ देंगी, जब जी आएगा जो उठा लेंगी, जब जिसे देखो साड़ी पहन लेगा। अब बस बहुत हो गया। अब इतना कहकर कविता पैर पटक कर वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, 4,000 की साड़ी उठाकर नौकरानी को दे रही थी। मेरी ही गलती है, मुझे कविता की साड़ी नहीं पहननी थी। अब शकुंतला देखती है कि नीतू की आंखें गीली हो रही हैं और वह काम तेजी तेजी कर रही है। देख बहू, ये रोने धोने से कुछ नहीं होगा। बस अब बहुत हो गया। अब इसकी अकल ठिकाने का वक्त आ ही गया है। और इतना कहकर शकुंतला नीतू के कान में कुछ समझाने लगती है। फिर अगले दिन सुबह, माँ जी, मैंने बेबी का सारा सामान निकाल कर रख दिया है। जल्दी आकर मुन्ने को ले लीजिए, मुझे लेट हो रहा है। देख कविता, तुझसे पहले मैं नीतू की सास हूँ, इसलिए आज से मैं तेरा कोई भी काम नहीं कर पाऊंगी। तू नीतू की सास को अपनी सास कैसे कह रही है? और देख, तुझे शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं है ना, इसीलिए आज से जो तेरा है वो तेरा ही है। और तुझसे पहले मैं नीतू की सास बनी तो मैं उसी की सास हूँ। माँ जी, ये मजाक का टाइम नहीं है, मुझे लेट हो रही है, जल्दी पकड़िए ना। अरे तू कम समझती है क्या? मैंने बोला ना, आज से मैं तेरे बच्चे को नहीं संभालने वाली। मैं सिर्फ नीतू के बच्चों की दादी हूँ, तेरे बच्चों की नहीं। ठीक है भाभी, आप बच्चे को ले लीजिए, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। माँ जी को पता नहीं क्या हो रहा है, आज बहकी बहकी बातें कर रही हैं। अरे कविता, बच्चा तो सिर्फ तुम्हारा है, मैं उसे कैसे ले सकती हूँ? आखिर माँ तो तुम ही हो ना उसकी। अब तुम किसी और के साथ माँ बनने का हक कैसे शेयर कर सकती हो? तुम उसकी माँ हो, तुम उसकी देखभाल करो, इसलिए मुझे तो तुम माफ़ी करो, ठीक? सनी, अब तुम देखो ना, पता नहीं माँ जी और भाभी को क्या हो गया है, क्या ड्रामा लगा रखा है। अब दोनों में से कोई मुन्ने को लेने को तैयार ही नहीं। अब इस तरह से मैं कैसे ऑफिस जा पाऊंगी, तुम ही बताओ। अब कविता, तुम्हें तो ये पहले सोचना था ना। माँ और भाभी ने तुम्हें कितना प्यार दिया, 9 महीने तुम्हें बेड पर बैठाकर खाना खिलाया, कभी उनके माथे पर सिकन नहीं आई। तुम्हारे 6 महीने के बच्चे को भाभी ने अपने बच्चे से कम नहीं समझा, लेकिन तुम्हें ये सब नहीं दिखा। तुम्हें दिखा तो बस यही कि भाभी ने तुम्हारी लिपस्टिक लगा ली, तुम्हारी साड़ी पहन ली। अरे घिस तो नहीं गई थी ना तुम्हारी लिपस्टिक। कविता, कद्र करनी है तो लोगों के प्यार की करो, सामान तो बाजार में मिल ही जाता है। अब कविता को अपनी गलती समझ में आ जाती है और वह अपनी जिठानी और सास से माफ़ी मांग लेती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।